Good morning, students. I welcome you all to CATG's online class. And today we are going to study chemical kinetics. It is our 7th lecture, and we will talk about first order reaction. तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं. ये वो क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर बच्चों ने डाउट पूछा था जब हमने एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दिया था. तो देखो, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक रिएक्शन है 3A गैस से बन रहा है B गैस प्लस C गैस. तो गैस का यहाँ पर कुछ ज्यादा महत्व तो है नहीं, वो तो बस स्टेट को बता रहा है, फिजिकल स्टेट की. जो A रिएक्टेंट था वो गैसियस स्टेट में था, उससे हमें मतलब नहीं. हमें मतलब इस रिएक्शन से 3A गैस से बन रहा है B, 3A से B प्लस C. इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है. और आपसे पूछा जा रहा है माइनस डीए बाय डी. अच्छा, डीए बाय डी का एक यूनिट होता है मोलर पर सेकेंड, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डी. तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट हो गया मोलर और टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड. ये आपसे पूछा जा रहा है. इसके ऑप्शंस दिए हुए थे क्वेश्चन में, हम ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं, इसका डायरेक्टली आंसर लेकर के आएंगे. तो देखो, माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाय डी टी, इसका मतलब क्या समझते हो? ए के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को बोलते हैं हम लोग रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए. WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए. रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए माइनस डी ए बाई डी टी कहलाता है. अच्छा, ये जो माइनस डी ए बाई डी टी जिसको हम लोग रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए कह रहे हैं, इसमें और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन है? यहां सबने पढ़ा है. क्या पढ़ा है बताओ. देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी. ए के रिस्पेक्ट में जो रेट है रिएक्शन का, इनटू मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय कोफिशिएंट ऑफ ए, वो कितना है 3, यहाँ 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो ये क्वांटिटी है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन. कौन सा क्वांटिटी है? 1/3 माइनस डी बाई डी टी. कोई दिक्कत? अब तुम्हें निकालना तो डी ए बाई डी टी. ठीक है, तब हम डी ए बाई डी टी निकालेंगे कैसे, इसके बारे में बात किया जाए. तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता होता है रेट लॉ से निकालने का तरीका. कैसे? तो आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है दिस इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर n, जहां पर n क्या है, वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. वो रिएक्शन का ऑर्डर है. n का वैल्यू 0, हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन. पिछले क्लास में इसके बारे में देखे थे हम लोग. n का वैल्यू 1 है तो बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. वैसे n का वैल्यू 2 है तो बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. तो ये बच्चों तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का एक तरीका है. तो यहां से जो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, बताओ, ये जो इस फॉर्मूला k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का पावर n, इस फॉर्मूला से जो रेट निकलता है वो डी माइनस डी ए बाई डी टी निकलता है या फिर रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है? तो आंसर है इस फॉर्मूले से k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर n, इस फॉर्मूले से रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है. माइनस डी ए बाई डी टी नहीं, माइनस डी ए बाई डी टी को नहीं बताता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बताता है. हाँ, ये बात अलग है कि अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता चल गया तो हम माइनस डी ए बाई डी टी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन होगा 1/3 माइनस डी ए बाई डी टी. हमारा पूरा फोकस किस बात पर होगा? हमारा फोकस होगा रेट ऑफ रिएक्शन निकालने पर,
और फिर ये वाला फार्मूला यूज करके -dA/dt निकालेंगे। कोई दिक्कत? अब चलो देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाएगा। के का वैल्यू पता है, बताओ तो। के का वैल्यू कितना है? के का वैल्यू तो दिया हुआ है, बड़ा आसान काम है यार ये तो। 10 to the power -4, 10 to the power -4 हो गया। इसका के का यूनिट भी दिया हुआ है, तो हम यूनिट के साथ वैल्यू लिखेंगे, ध्यान रखना। लीटर पर मोल, या लीटर पर मोल को हम लिख देते हैं मोलर इनवर्स। देखो इधर साइड में देखना, मोल पर लीटर होता है, मोलर बोलते हैं ना, कैपिटल एम। लीटर पर मोल हो गया, मोलर इनवर्स, तो मोल पर लीटर का इनवर्स कर दोगे तो लीटर पर मोल हो जाएगा, तो इधर भी मोलर का इनवर्स करना पड़ेगा। तो हम के का यूनिट जो है लीटर पर मोल की जगह पर लिख रहे हैं मोलर इनवर्स। कोई दिक्कत? के का यूनिट लिख दिया, मोलर इनवर्स लीटर पर मोल, और साइड में मिनट इनवर्स भी है, तो इधर बगल में लिख दिया मिनट इनवर्स। कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। अब के का वैल्यू तो लिख दिया, साइड में क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें? साइड में तुम्हें लिखना पड़ेगा a to the power n। ए क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है तुम्हारा 0.5 मोलर, ये हो गया 0.5 मोलर टू द पावर n। कोई दिक्कत? अब मामला फंस गया। अब क्या मामला फंसा है? तुम्हें n निकालना पड़ेगा। n क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तुम n निकाल लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तब बहुत आसान हो जाएगा। तब हमें फोकस करना है कि n कैसे निकाला जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाए। तो देखो तुम्हें करना क्या पड़ेगा n का वैल्यू निकालने के लिए। तुम्हें करना होगा कि तुम्हें पता है रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होने वाला है, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या यूनिट होने वाला है? तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोलर पर यूनिट टाइम। मोलर पर सेकेंड बोल सकते हो या फिर मोलर पर मिनट बोल सकते हो, मोलर पर सेकेंड और मोलर पर मिनट। कोई परेशानी नहीं है ना? देखो यहाँ पर मिनट के बारे में बात किया है, तो पहले हम लोग n निकालने के लिए मोलर पर मिनट ही मान लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब यूनिट। सेकेंड मानेंगे थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना? तभी सेकेंड को भूल जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मान लो मोलर पर मिनट। ये वैसा ही है जैसे कि तुम स्पीड को निकालते हो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर कभी कभी बोलते हो कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम का यूनिट चेंज कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है हमारे ओवरऑल तरीका पर एन के निकालने के लिए, ठीक है ना? तो तुम्हें ये जो क्वांटिटी है, इन सब का जो यूनिट है वो बन के कितना आ जाना चाहिए? वो यूनिट, सबका यूनिट, जो फाइनल यूनिट बन के आना चाहिए वो आना चाहिए मोलर पर मिनट, और उससे तुम एन का वैल्यू पता कर सकते हो। यानी कि एक बात याद रखोगे कि रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है ना, रेट कांस्टेंट का यूनिट तुम्हें मदद करेगा एन का वैल्यू निकालने में। अगर हमने रेट कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ पर सिर्फ 10 to the power -4 लिख दिया होता और यूनिट नहीं लिखा होता, तो तुम सोचो कि हम n का वैल्यू निकालने में हमें मदद नहीं मिलता या नहीं निकाल पाते। इसीलिए बच्चों हम हमेशा तुम लोगों को कहते हैं कि फॉर्मूला में कोई भी वैल्यू पुट करते समय उसका यूनिट जरूर लिखो, ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ से हम n का वैल्यू निकालने चलते हैं। हम ये वाला पोर्शन थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं ऊपर से, ठीक है? बाद में ये वाले क्वेश्चन को यूज करेंगे, अलग से लिख लेंगे। तो देखो क्या है, इस साइड का जो टोटल यूनिट है वो मोलर पर मिनट आना चाहिए। टोटल यूनिट है, न्यूमेरिकल वैल्यू को भूल जाओ। यूनिट क्या है? यूनिट है तुम्हारा मोलर इनवर्स, उसके बगल में है मिनट इनवर्स, ये वाला यूनिट, और इंटू भी है ना इसके साथ मल्टीप्लाइड है मोलर टू द पावर n। देखो ये वाला यूनिट मोलर टू द पावर n, और इधर क्या यूनिट है? इधर यूनिट है दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू, ये यूनिट जो है इधर है मोलर पर मिनट। तो मोलर पर मिनट को हम लिख दे रहे हैं मोलर मिनट इनवर्स,
चलो आगे लिखेंगे, इसको मिटा दें अब इसका काम नहीं रहा, इसका बाद में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम जैसे इसे मिटाते जा रहे हैं, तुमको कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, ऐसा नहीं कि तुम देखते चले जाओ। तो यहां से देखो, इसको देखो, हम इसको एक बार और लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू मोलर मिनट इनवर्स। तो ये मिनट इनवर्स और ये मिनट इनवर्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या तुम्हारा, इस साइड बचा है मोलर, इधर क्या बचा है, इधर बचा है मोलर टू द पावर -1 प्लस n, और राइट साइड बचा है मोलर। यानी कि ये ओवरऑल कितना होना चाहिए पावर का वैल्यू बताओ, इधर m का पावर है, मोलर का पावर 1 है, तो लेफ्ट साइड भी मोलर टू द पावर ओवरऑल 1 बचना चाहिए। तो यहां से तुम्हारा वैल्यू आ गया -1 प्लस n इज इक्वल टू 1। देखो कितना आसान है। अब क्या करोगे तुम, अब यहां से n इज इक्वल टू 2 कर दोगे, देखो n2 आ गया। तो नोट करके एक बात लिख लोगे, इतना लिखने के बाद, ठीक है ना, हमने जब भी मिटाया है आपको वीडियो को पॉज करके मिटे हुए चीज को लिख लेना है। नोट करके एक बात लिखोगे, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट k helps us to find out the order of reaction. Unit of rate constant k helps us to find out the order of reaction. अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल गया, तब काम बहुत आसान है, इसको नोट डाउन कर लो, हम मिटाने जा रहे हैं। अब फिर हम लोग पुरानी बातों पर आ जाते हैं। पुरानी बातें क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्या था, ये था k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n, n का वैल्यू 2 निकल गया है, k कितना है, k है 10 टू द पावर -4 लीटर पर मोल को हमने मोलर इनवर्स लिख दिया पहले, ठीक है ना, तो डायरेक्टली आप लिख रहे हैं मोलर इनवर्स मिनट इनवर्स इनटू k इंटू A टू द पावर n, A है 0.5 मोलर, n का वैल्यू है 2। यहां से देखो क्या वैल्यू आ गया रेट ऑफ रिएक्शन का, तो बच्चों ये वैल्यू तुम्हारा आ गया, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 0.25, ये टोटल वैल्यू आ गया 2.5, ये देखो मोलर स्क्वायर है, ये मोलर इनवर्स है, तो एक मोलर बच जाएगा, ये आ गया, पहले मोलर पर मिनट यूनिट आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा, ये हो गया 0.25 टू 10 टू द पावर टोटल -5। ये तुम्हारा वैल्यू निकल के आ गया रेट ऑफ रिएक्शन का। कोई दिक्कत, किसका वैल्यू है ये, रेट ऑफ रिएक्शन का। अब आगे तुम्हें क्या करना है, इस रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वेट कर देना है। कैसे, तुम्हें इक्वेट करना है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/3 इंटू -d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय dt। अभी लिखा था हमने इधर, याद आ रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था पहले, वो क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -da/dt 1/3, ये 3 क्या है, 3 है A का कोफिशिएंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू तुम्हें पता है, ये वैल्यू यहां से तुम लिखोगे -da/dt इज इक्वल टू, ये 3 है इधर, तो 3 को इधर ले जाओगे, 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कितना है बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन है देखो यहाँ से 2.5 इंटू 10 टू द पावर -5 मोलर पर मिनट। कोई दिक्कत, तो यहाँ से -da/dt का वैल्यू निकल के आ गया कितना, 3 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 7.5 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें इसको और सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है, तो इसलिए कि तुम्हें -da/dt का जो वैल्यू तुमने निकाला है, उसका यूनिट तुमने लिखा है मोलर पर मिनट,
आंसर जो तुम्हें निकालना है वो मोलर पर सेकेंड में निकालना है। ये वैसा ही है जैसा तुम्हें बोला गया स्पीड निकालो, तुमने बता दिया 60 किलोमीटर पर आवर, पूछ रहा है मीटर पर सेकेंड, वैसा ही है। देखो अब इसी वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है मोलर पर सेकेंड में। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम ऊपर मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो देखो माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू 3 इंटू 2.5 हो गया 7.5, बहुत क्लियर। 7.5 इंटू 10⁻⁻⁻⁵ मोलर पर मिनट है। इतना मोलर पर मिनट यानी कि पर 1 मिनट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम क्या कर दो, पर सेकेंड लिखना है, तो 1 मिनट के बराबर कितना सेकेंड होता है, 1 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करके यहां पर लिख दो। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻⁵ मोलर पर 60 सेकेंड। जो चीज पर 1 मिनट में हो रहा था उसी का हमको बोल सकते हैं पर 60 सेकेंड में हो रहा है। अगर तुम 10 किलोमीटर 1 मिनट में जाते हो, हम बोलेंगे 10 किलोमीटर पर 60 सेकेंड, हर एक 60 सेकेंड में तुम 10 किलोमीटर जाते हो। तो वैसा ही है, इतना मोलर पर मिनट यानी इतना मोलर पर 60 सेकेंड। और यहां से जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर हम लिख दे रहे हैं, वो आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻⁶ मोलर पर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, इस आंसर को नोट डाउन कर लो, हम मिटा रहे हैं और फिर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिख लो। तो बच्चों हम लोग जीरो ऑर्डर के बारे रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो अगर ए नाम का एक रिएक्टेंट है जिससे बन रहा है पी नाम का प्रोडक्ट, अगर कोई तुमसे बोले कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फिर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका मतलब क्या समझोगे? सबसे पहले इसका मतलब तुम्हें समझना है कि अगर ए से एक प्रोडक्ट पी बन रहा है तो ऑर्डर कहने का मतलब है तुम लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि होता है माइनस डी ए बाय डी टी। कोई दिक्कत? और चूंकि यहां पर ए का कोफिशिएंट 1 है इसलिए लिख दोगे 1/1। कोई दिक्कत? रिएक्टेंट के टर्म में ये रेट ऑफ रिएक्शन है इंटू 1/1, ये बन जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर ये nth ऑर्डर है तो तुम लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये बराबर होगा k, जो कि एक रेट कांस्टेंट होता है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर n। nth ऑर्डर का अगर कोई बोले रिएक्शन है तो उसका मतलब तुम ये समझोगे, और इससे इंटीग्रेट करके फिर फाइनली तुम कुछ फार्मूला वगैरह बना लो। तो इससे इंटीग्रेट करके हम लोग एक फार्मूला लाते थे जो कि तुम्हें उम्मीद है कि याद होगा, हम उम्मीद करते हैं। वो फार्मूला क्या आता था? वो फार्मूला आता था, इधर ऊपर में लिख दे रहे हैं वो फार्मूला। वो फार्मूला आता था Ct टू द पावर 1 माइनस n माइनस C0 टू द पावर 1 माइनस n C0 टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू k n माइनस 1 इंटू t, जहां पर C0 था इनिशियल रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन या रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और किसी टाइम t पर रिएक्टेंट का जितना कॉन्सेंट्रेशन बच गया है। ठीक है, तो हमने बताया था कि इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ऐसा इक्वेशन बनता है। वहां पर हमने तुमसे क्वेश्चन पूछा था कि बताओ ये जो फॉर्मूला है जब तुम n इक्वल टू 0 रख दोगे, इस फॉर्मूले में n 0 रख दो, इक्वेशन मिल जाएगा। n इक्वल टू जब तुम 2 रखोगे इस
फॉर्मूले में n का वैल्यू 2 रख दो, इक्वेशन बन जाएगा। अगर तुम यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखोगे तो भी क्या इस फॉर्मूले में n इक्वल टू 1 रख के इक्वेशन बन जाएगा। इंटीग्रल रेट लॉ क्या तुम्हें इस इक्वेशन में n इक्वल टू 1 रखने से मिल जाएगा? आंसर है नहीं। कैसे नहीं? तुम सब ने कुछ लोगों ने तो चालाकी से हम ही से पूछ लिया डाउट में, जबकि हम बोले थे भाई डाउट नहीं पूछना है। और कुछ लोगों ने क्या किया कि n-1 को n को 1 रख दिया, राइट साइड में 0 आ गया। राइट साइड में 0 आ गया यानी कि इधर ये 1 माइनस n, इधर भी 1 रख देती है, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या निकालोगे तुम? कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर n इक्वल टू 1 रखने से काम नहीं चलेगा, तो लिख दोगे इस इक्वेशन में n नॉट इक्वल टू 1। ये जो इंटीग्रल रेट लॉ है तब काम करता है जब n 1 नहीं है। क्यों ऐसा है? n 1 नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है तो देखते हैं। चलिए हम n 1 रख दिए तो ये फॉर्मूला काम क्यों नहीं किया। हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला आता कैसे था। हम क्या करते थे, ये फॉर्मूला लाने के लिए पहले यहाँ पर n रख देते थे और फिर इंटीग्रेट करते थे। किया जाए इंटीग्रेट एक बार n रख के। अभी तुम लोग नहीं लिखोगे, हम लिख रहे हैं, तुम लोग बाद में लिखोगे जब बोलेंगे तब। इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने के लिए सिमिलर टाइप के वेरिएबल को एक साइड लाते थे। हम लोग इसी को लिख देते थे माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय, देखो ये 1/1 तो 1 हो गया, उसको हम इधर लिख नहीं रहे, dt, dt को उधर ले जाते थे, a टू द पावर n इधर ले आते थे और ये हो जाता था k इंटू dt। इसको इंटीग्रेट करते थे। अब हम लिमिट लगाते थे, इधर टाइम का लिमिट रखते थे, कहां से, t इक्वल टू 0, 0 टाइम से स्टार्ट करके किसी टाइम t तक जाते थे। और 0 टाइम पर जो कॉन्सेंट्रेशन रहता था a का, देखो a ही यहाँ पर वेरिएबल है ना। अगर तुम a को मान लो x, ये कैसा बन गया dx बाय x टू द पावर n, तो x तुम्हारा वेरिएबल है। जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो x कितना था, x तुम्हारा x यानी a का कॉन्सेंट्रेशन जो होता था उसको हम लोग c नॉट बोल देते थे। और टाइम जब t हो गया तो a के कॉन्सेंट्रेशन को बोल देते थे ct। कोई दिक्कत? x तुम्हें लिखना नहीं है फॉर्मूला में, बस इमेजिन करना है ताकि इंटीग्रेशन तुमको आसान लगे। अब देखो होता क्या था कि यहाँ पर n का जो वैल्यू है, ठीक है ना, इस इंटीग्रेशन को एक बार देखा जाए तो चलो d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a को हम लोग मान लिए हैं x, तो ये हो गया dx बाय x टू द पावर n है, x टू द पावर n को हम लिख देते हैं x टू द पावर माइनस n। अब इसको इंटीग्रेट करना है। तुम सोचो कि 1 रखें या ना रखें उससे क्या फर्क पड़ता है। तो x का वैल्यू तुम अगर 1 रख दोगे, पहले देखो 1 नहीं रखोगे तो क्या इंटीग्रेशन आएगा, 1 नहीं रखोगे तो इंटीग्रेशन आएगा x टू द पावर माइनस n प्लस 1 बाय माइनस n प्लस 1, ये इंटीग्रेशन आएगा। लेकिन अगर 1 रख दिए, इफ x इज इक्वल टू n इक्वल टू 1 रख दिए, n इक्वल टू 1 रख दिए, तो क्या होगा, ये बन जाएगा dx और x टू द पावर माइनस 1 यानी डिवाइडेड बाय x, 1 बाय x हो गया। ये बन जाएगा dx बाय x का इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग। समझ गए? इंटीग्रेशन में ये जो अंतर रहता है n इक्वल टू 1 रखने से, n इक्वल टू 1 रखोगे तो इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x आएगा, और 1 के अलावा कुछ वैल्यू रखोगे तो ये वाला वैल्यू आएगा। इसीलिए बच्चों इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला है उसमें हम इसको इंटीग्रेट करके ये वाला चीज लाए थे। अगर आप याद करोगे जाकर के nth ऑर्डर में, nth ऑर्डर का जब हम लोग इंटीग्रल रेट लॉ निकाले थे तो यहां से इंटीग्रेट करके ये लाए थे, और यहां से ये इंटीग्रेट करके तब आता है जब n1 नहीं होता है। इसीलिए इस फॉर्मूले में n को 1 नहीं रख सकते। तो आपको आंसर मिल गया होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, तुम चाहो तो साइड में बॉक्स बना करके नोट डाउन कर लो, ठीक है।
अब तुम्हें क्या नोट डाउन करना है, यहाँ पर n को 1 रख दो, ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू रख दोगे तुम 1। तो ये जो इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पर देखो, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा लेफ्ट साइड में, माइनस को तो बाहर रखा जाए पहले, बाद में उसको देख लेंगे क्या करना है। ये आ गया तुम्हारा नेचुरल लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है। अब इसमें तुम्हें रख देना है लिमिट, क्या लिमिट रखना है, इसमें लिमिट रखना है C0 से CT तक जाना है, एंड दैट इज इक्वल टू, राइट साइड में देखो के dt का इंटीग्रेशन t हो गया, तो k इंटू टी, और t में लिमिट रखना है कहां से कहां तक, 0 टाइम से t टाइम तक जाना है। चलो आगे और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा देखो माइनस ऑफ नेचुरल लॉग CT माइनस नेचुरल लॉग ln C0, इसका माइनस, और दिस इज इक्वल टू KT, ये तो KT आ गया, K लिमिट रखोगे तो ऐसे K इंटू टी माइनस 0 आएगा, लेकिन वो KT हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लोगे, देखो क्या होगा, पहले ये समझो, ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा नेचुरल लॉग C0 माइनस नेचुरल लॉग CT, कोई दिक्कत, C0 प्लस हो गया, CT माइनस हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू KT। अब इसको फर्दर थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा और हल्का सा, वही क्या, लॉग का प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं। यहां से बन गया नेचुरल लॉग C0 डिवाइड बाय CT, कोई दिक्कत, C0 डिवाइड बाय CT इज इक्वल टू KT। ये तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रल रेट लॉ बन गया। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नेचुरल लॉग को सॉल्व करने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हम भी नहीं है खुद भी, तो हमारे लिए जो लॉग बेस 10 होता है ना, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो अगर तुम्हें नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो इस यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा KT इज इक्वल टू 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये लॉग बेस 10 बन जाएगा, जिसको लॉग बोलते हैं हम लोग, और ये हो गया C0 डिवाइड बाय CT। तो ये तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला बन गया फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल रेट लॉ का। कोई दिक्कत, इसको सब लोग अभी नोट डाउन कर। चलो एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, रिएक्शन को मॉडिफाई कर दिया गया। इससे पहले एक रिएक्शन था A गिव्स B या फिर P, A गिव्स P, अभी रिएक्शन है 3A गिव्स P, कोई दिक्कत, 3A gives P is a first order reaction, derive integral rate law। तो मेरा कहना है कि तुमने A gives P के लिए, A gives P के लिए इंटीग्रल रेट लॉ डिराइव किया, क्या डिराइव किया, तो अगर log बेस 10 के टर्म में बात करेंगे, तुमने डिराइव किया था KT इज इक्वल टू 2.303 log C0 बाय CT, ये डिराइव किया, ठीक है। अगर हम लोग 3A से P कर देंगे तो क्या यही फॉर्मूला बनेगा या फिर दूसरा फॉर्मूला बनेगा? तो देखो आंसर तो तुम्हें पता है, तुम हर बच्चों का आंसर पता है, कैसे पता है, तो लास्ट क्लास में हमने एक बात पे बार बार एम्फेसिस किया था, क्या, A का कोफिशिएंट K के साथ चला जाता है, बताए थे। तो अगर यहां से तुम 3A गिव्स P करोगे तो रेट लॉ आएगा 3K, A का कोफिशिएंट K के साथ जाता है, इंटू T इज इक्वल टू 2.303 log C0 बाय, हर एक फॉर्मूले में इंटीग्रल रेट लॉ के जितने भी फॉर्मूले बनाओगे सब में कोफिशिएंट ऑफ A गोज विथ
के, याद रखना। लेकिन बच्चों आंसर नहीं लाना, अभी तो तुम्हें सीखना है, डिराइव करना है। तुम्हें सीखना है क्या, रियली 3k इंटू टी, एग्जैक्टली ऐसा ही दिखने वाला पर के के साथ ए का कोफिशिएंट लगा हुआ क्वेश्चन निकल के आएगा। चलो आंसर तुम्हारे पास क्लियर है, आंसर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका आंसर है। अब तुम्हें क्या पता करना है, तुम्हें पता करना है, प्रूफ करना है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत? तो क्या करोगे इसके लिए, तुम लिखोगे फिर से रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाय डी टी इंटू 1/3, क्योंकि ए का कोफिशिएंट 3 है इसका, और इसको लिखोगे दिस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1। अब तुम्हें सिमिलर वेरिएबल्स को एक्सट्रैक्ट करना है और इंटीग्रेट करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। चलो कर लिया जाए, बड़ा आसान तो काम है, इधर ही करते हैं। देखो तो यहां से तुम लिखोगे माइनस डी ए बाय डी टी, सॉरी डी टी नहीं, माइनस डी ए बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, ये 3 को इधर के साथ ले जाओ, ये हो गया 3k। अब देखो इसको चिपका के छोड़ दिए, अब ये 3k के साथ चिपका रहेगा, इंटू टी, सॉरी टी नहीं डी टी, इंटू डी टी। और तुम्हें कर देना है इंटीग्रेट दोनों साइड, t इक्वल टू 0 से लेकर के टाइम t तक चला जाना है, और 0 टाइम पर जो a का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना रहेगा, वो रहेगा C0, और किसी टाइम t पर Ct। हो गया, बात खत्म, और तो कुछ है ही नहीं। अब जल्दी से सब लोग इंटीग्रेट करोगे, देखो यहां से इंटीग्रेट करके आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, जिसमें हम लोग रख देंगे लिमिट कहां से, C0 से Ct तक, ठीक है। और इसके बाद राइट साइड में आ जाएगा तुम्हारा 3k, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और उसमें लिमिट रख दोगे कहां से कहां तक, t से 0 तक, या 0 से t तक। अब क्या करना है इसके आगे तुम्हें लिमिट का वैल्यू रख देना है, लिमिट पुट कर देना है। ये देखो क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा माइनस नेचुरल लॉग Ct माइनस नेचुरल लॉग C0 इज इक्वल टू 3k t माइनस 0, जो कि t हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब चलो इधर ऊपर मिटा रहे हैं हम, तुम लोग नोट डाउन कर लोगे, ये आंसर हमें लाना है, ठीक है ना। तुम लोग नोट डाउन करो, इसको हम मिटा रहे हैं, ये वाला लाइन। देखो यहां से इस चीज को हम मिटा दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, ये आ गया तुम्हारा, ये देखो ये नेगेटिव अंदर जाएगा, हो जाएगा C0 माइनस Ct, तो नेचुरल लॉग C0 माइनस नेचुरल लॉग Ct हो जाएगा नेचुरल लॉग C0 बाय Ct। डायरेक्टली एक लाइन हम स्किप कर दिए, ठीक है ना। तुम चाहो तो लिख भी सकते हो, क्या लिखोगे, ऐसे लिख दोगे नेचुरल लॉग C0 माइनस नेचुरल लॉग Ct इज इक्वल टू 3k इंटू t। कोई दिक्कत? और यहां से आ गया तुम्हारा नेचुरल लॉग C0 बाय Ct इज इक्वल टू 3k t, लॉग का प्रॉपर्टीज यूज कर लिया। अब तुम इसमें इसको कन्वर्ट कर लो लॉग बेस 10 में, यहां से आ गया, देखो राइट साइड में हो गया 3k इंटू t इज इक्वल टू, नेचुरल लॉग को बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये हो गया लॉग C0 बाय Ct। देखो सेम आइडेंटिकल इक्वेशन आ गया जो हमें लाना था। तो इस तरीके से अगर a का कोफिशिएंट चेंज कर दे बच्चों, तो हमेशा फॉर्मूला को मॉडिफाई कर लोगे, क्लियर है ना। चलो अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन है फॉर रिएक्शन
ए गिव्स पी, ए से बन रहा है प्रोडक्ट। रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1, यानी तुम्हें इनडायरेक्टली बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है भैया। इफ रिएक्शन वाज स्टार्टेड विथ 2 मोलर ऑफ ए, 2 मोलर ए का मतलब क्या समझे तुम लोग बताओ तो एक बार। रिएक्शन वाज स्टार्टेड विथ 2 मोलर ए, यानी कि रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था 2 मोलर। कितना था? C0 इज इक्वल टू 2 मोलर। इस तरीके से देखो, लैंग्वेज को डेटा में कन्वर्ट आना चाहिए। C0 है 2 मोलर, एंड आफ्टर 10 सेकेंड, यानी टी तुम्हारा कितना है? टी है 10 सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड 1 मोलर ए वाज प्रेजेंट। 10 सेकेंड के बाद ए मोलर ए था, 1 मोलर से। इसका मतलब क्या है? सीटी कितना है? 1 मोलर है। दिए हुए टाइम टी पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 1 मोलर। कैलकुलेट। तो देखो, अब हम क्वेश्चन को इस तरीके से पहले डेटा में कन्वर्ट कर लिए। ये तुम्हारा डेटा है, ठीक है। इस डेटा को यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों बताओ? रेट कांस्टेंट। तुम्हें कुछ नहीं करना है, इंटीग्रल रेट लॉ लगा देना है बस, आंख बंद करके। कैसे लगाओगे? आंख बंद करके नहीं, खोल के लगाना। तो लगाओगे कि k इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 log C0 बाय ct। कितना आसान क्वेश्चन है। बस हमने आसान क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने इसके दिए हुए जो डेटा है ना, वैल्यूज, उसको लैंग्वेज में लिख लिया, केमिस्ट्री की भाषा में लिख लिया, ठीक है ना। के निकालना है तुम्हें, टी पता है कितना है? टी 10 सेकेंड। कुछ लोग करेंगे गलती, क्या 10 लिख के छोड़ देंगे। भैया एग्जामिनर समझे कि 10 किलोमीटर लिखे हो, 10 लीटर लिखे हो, 10 घंटा लिखे हो, 10 साल लिखे हो, तो ये आपको लिखना पड़ेगा हमेशा कि 10 सेकेंड है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। 2.303 लॉग C0 कितना है बताना जल्दी से? 2 मोलर। सीटी भी बता ही देना आप, वो है 1 मोलर। अब तुम्हें पूछता क्या है बताओ? पूछा क्या जा रहा है? अब क्या बनाया इसको आगे सॉल्व करें, तुम लोग सॉल्व कर लोगे? चलो हम बस आंसर चेक कर दे रहे हैं। तुमने बनाया होगा k इज इक्वल टू, ये आ गया तुम्हारा 2.303 बाय 10 सेकेंड। फिर से देखो 10 का यूनिट रखना है, इंटू log 2। ये 1 मोलर है, मोलर कट गया ना, क्या बचा? log 2। log 2 का वैल्यू होता है 0.301। log 2 का वैल्यू होता है 0.301। तो यहां से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 0.3 भी मान सकते हो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.6933। ये आ गया 0.693 बाय 10 सेकेंड, और यहां से तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, दिस इज इक्वल टू 0.0693 सेकेंड इनवर्स। समझ गए बात को? तो के का यूनिट इस बार क्या आया? इनवर्स आया, सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स यानी कि टाइम इनवर्स। के यूनिट में इस बार मोलर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है, देखो टाइम इनवर्स लगा हुआ है। तो हमने बताया था कई बार बात क्या है कि के का यूनिट देख करके ऑर्डर का पता लगता है। के का यूनिट जब भी तुम्हारे पास टाइम का इनवर्स दिया रहे तो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन होगा? फर्स्ट ऑर्डर। देखो ये तो याद ही रख लेना, वो इसीलिए क्योंकि तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर पे बहुत डिटेल में पढ़ना है, चर्चा करना है हम लोगों को। तो के का यूनिट अगर टाइम इनवर्स में आ जाए तो क्या मानोगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फर्स्ट को, तो हम दूसरा बताएंगे। तो के का वैल्यू निकल के आ गया
0.0693 सेकेंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गया 0.0693 सेकेंड इनवर्स। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए आफ्टर 20 सेकेंड, ये नहीं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है वो, स्क्वायर ब्रैकेट ए मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। फिर फॉर्मूला तुम्हारे पास एक ही है कुल मिला करके, वही लगाना पड़ेगा, मजबूरी है। क्या है? के इंटू, अब तुम्हारे लिए टाइम बदल दिया गया है, टाइम क्या कर दिया गया है? 20 सेकेंड। तो के इंटू 20, सॉरी पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग सी नॉट बाय टी। के टी, के है तुम्हारे पास 0.0693 सेकेंड इनवर्स। टाइम कितना है? 20 सेकेंड। इस बार देखो, इस बार टाइम बदल गया, 20 सेकेंड है। अब पुराने डेटा को हम मिटा लेंगे। देखो कितना हो गया? 20 सेकेंड। कोई दिक्कत? नए नए डेटा के लिए, दूसरे क्वेश्चन के लिए टी है तुम्हारे 20। ये हो गया। अब आगे 2.303 लॉग सी नॉट कितना है? अरे इनिशियल तो जो कॉन्सेंट्रेशन ले लिए वही रह गया भाई। कितना लिए थे सी नॉट बताओ तो? 2 मोलर लिए थे, इधर भी 2 मोलर ही ले लो। सीटी कितना है? सीटी कितना बताओ? तो सीटी तो तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 20 सेकेंड, वही तो पता करना है सीटी कितना है। तो सीटी को हम मान लेते हैं एक्स मोलर। क्या मान लेते हैं? एक्स मोलर। एक्स तुम्हें पता करना है, सीटी कितना है तुम्हारा, यही पता करना है, जिसको तुम एक्स मोलर मान लो। अब देखो यहां से बड़ा काम आसान हो गया तुम्हारा। काम कैसे आसान हो गया देखो, तो यहां से ये आ गया तुम्हारा लॉग 2/m, सॉरी 2/x ना, log 2/x इज इक्वल टू, और ये आ गया तुम्हारा 0.0693 सेकेंड इनवर्स इंटू 20 डिवाइड बाय 2.303। अब कई बच्चे कंप्लेन करोगे क्या 3 लाख का वैल्यू कैसे सॉल्व करें। ये देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना है तुम्हें, कितना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुम बोलोगे सर ये लॉग तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे 1 सेकेंड में। कैसे बताते हैं देखो, ये जो 0.0693 होता है ना, ये वैल्यू होता है कितना, तो देखो 0.0693 ये होता है, ये जो वैल्यू आता है ये आता है पॉइंट, इसको एक काम करते हैं देखो, इसको लिखते हैं 0.693 इंटू, सॉरी सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत? 0.693 सेकेंड इनवर्स इंटू इसको लिख दो 10⁻⁻1। कोई परेशानी तुमको बताओ, अगर है तो बता दो हमें। अच्छा देखो ये वाला 20 सेकेंड था, इसलिए टाइम का ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है ना। तो चाहो तो तुम ये सेकेंड इनवर्स और ये सेकेंड को कैंसिल भी कर दो, तो तुम्हें सेकेंड इनवर्स कैरी करने का आगे जरूरत नहीं। ये हो गया 0.693, एक डेसिमल को इधर ले गए, इंटू 10⁻⁻1 इंटू आ गया तुम्हारा 20। अब डिवाइड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय तुम्हारा 2.303, 2.303। कोई दिक्कत? तुम्हें एक बात बस ध्यान रखना है, वो क्या, तो देखो हम ये ऊपर वाला पोर्शन मिटा दे रहे हैं ताकि कैलकुलेशन कर सकें। ये तुम नोट डाउन कर लो बच्चों, देखो इधर तो फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये नोट डाउन करो। एक चीज अगर तुम याद रख लोगे तो तुम्हें बड़ा मदद मिलेगा। वो क्या? वो है देखो 0.693 होता क्या है, कहां से आता है ये वैल्यू। पिछले क्वेश्चन में देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा ये वैल्यू कहां से है। ये वैल्यू आता है, ये आता है
2.303 इंटू log 2 याद रख सकते हो इस वैल्यू को? कैसे आता है 0.693? 2.303 इंटू log 2, जिसको तुम चाहो तो देखो 2.303 हटा दोगे तो ये बन जाएगा नेचुरल log 2 ln2। ln2 का वैल्यू होता है 0.693। कैसे है तो देख लो ना, 2.303 और log 2 का वैल्यू होता है 0.301। 301 नहीं लिखोगे, 0.3 भी लिखो, देखो यही मल्टीप्लाई करके 0.693 आता है। तो देखो बच्चों, जब भी तुम्हें, अच्छा इधर कुछ लिखा होता ना, इधर लिखा होता log 2/x, ठीक है। तो जब भी तुम्हें परेशानी हो कभी भी log वगैरह को सॉल्व करने का, तो बड़ा एक अच्छा तरीका अपनाओगे। क्या तुम्हें ये ध्यान रहना चाहिए कि log 2 होता है 0.301 और log 2 इंटू 2.303 होता है 0.693। कोई परेशानी? और यही 2.303 इंटू log 2 को बोलते हैं ln2। तो अब तुम देखो, ये जो 0.693 है ना, 0.693, इसको या तो 2.303 इंटू 0.3 कर दो, या फिर 2.303 इंटू log 2 कर दो। कुछ भी एक इसमें से कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार ट्राई करो जल्दी से। देखो हम लिख दे रहे हैं 2.303 इंटू 0.301। ये नोट डाउन कर लो सब लोग जल्दी से। ये कैलकुलेशन में तुम्हें मदद करेगा, ये केमिस्ट्री नहीं है, ध्यान रखना, ये कैलकुलेशन में मदद करेगा। तो देखो ये log 2/x इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.301, जो कि log 2 है। इस 0.693 को लिख दिया, और ये आ गया, ये 10⁻⁻² इंटू 20, ये हो गया 2, 10⁻⁻1 इंटू 22 हो गया, डिवाइडेड बाय 2.303। अब तुम चाहो तो इसको log 2 भी लिख सकते हो। ये देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तुम्हारा राइट साइड में क्या बचा? राइट साइड में बचा 0.301, जो कि होता है log 2। देख लो, हम क्लियर कट तुम्हें बता दें, ये होता है log 2। तो 2 log 2 हो गया। कोई दिक्कत? इधर क्या है? इधर है log 2/x। कोई परेशानी बताओ? कुछ परेशानी नहीं है तुम्हें। अब आगे क्या करोगे? इसको और आगे सॉल्व करो, बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2 log 2 को लिख सकते हो log 2 to the power 2, 2 to the power हो गया 4। तो log 2/x इज इक्वल टू log 4। तो तुम लिख सकते हो हेंस, दोनों साइड का log हटा दो एंटी लॉग लेकर के, ठीक है ना, log हटाना। ये हो गया 2/x इज इक्वल टू 2 to the power 2, यानी कि 4। तो बता देना एक बार x जल्दी से कितना आ गया। x आ गया 2/4, यानी कि 1/2, यानी 0.5। क्लियर है? तो x क्या था? Ct था, बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया? 0.5 मोलर। x मोलर कॉन्सेंट्रेशन हमने माना था कि बच गया है। जल्दी से नोट डाउन करो। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमने टाइम इसलिए स्पेंड किया ताकि आप कैलकुलेशन को आसान बना सकें। क्लियर है ना? इस चीज को ध्यान रखोगे तुम लोग। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तीसरा पार्ट। चलो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो तीसरा क्वेश्चन है, तुम्हें पूछा जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन एट t इक्वल टू 20 सेकेंड। तो देखो अब इन चीजों का हमें जरूरत नहीं है, इसको मिटा दे रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट इज इक्वल टू होता है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है। देखो लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ। तुम्हारे पास K पता है क्या? देखो K निकाला हुआ है हमारा 0.0693 सेकेंड इनवर्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। कब का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रखोगे? इनिशियल रख दोगे क्या?
10 सेकंड के बाद वाला रखोगे क्या? देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए था, इफ रिएक्शन वाज स्टार्टेड मतलब इनिशियल 2 मोलर था, आफ्टर 10 सेकंड 10 सेकंड के बाद हो गया 1 मोलर, 20 सेकंड के बाद हो गया 0.5 मोलर। तो कब का कॉन्सेंट्रेशन रखोगे यहाँ पर? सिंपल बात भाई, जब का रेट पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कब का पूछ रहा है तुम्हें बताओ तो? तुम्हें पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन है 20 सेकंड, तो कॉन्सेंट्रेशन भी रखोगे 20 सेकंड वाला इंटू 0.5 मोलर। कोई दिक्कत? एक बच्चा देखो ऐसा क्या लिखा था, ये लिखा था 20 सेकंड वाला, तो ऐसा भी लिख लोगे तो याद रहेगा तुम्हें कि जिस टाइम का रेट पूछा जाए, सॉरी जिस टाइम का रेट पूछा जाए उसी टाइम का कॉन्सेंट्रेशन इधर रखना है। अब जल्दी से आंसर बता देना, इसका कितना आएगा बताओ? जल्दी से बताओ इसका आंसर सब लोग। ये आ जाएगा 0.0346 मोलर, ये सेकंड इनवर्स पर सेकंड। रेट का यूनिट क्या मोलर पर सेकंड आता है? बिल्कुल आता है। तो यूनिट के साथ फॉर्मूला में वैल्यू पुट करोगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तुम लोगों का, है कि नहीं? अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो अब एक काम करते हैं हम, अब तुम्हें हम एक और क्वेश्चन, तो तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है, अब तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना क्लास के प्रति। तब तुम्हारा फर्ज क्या है कि भाई 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है तो 2 कम से कम तुम सॉल्व करो। तो तुमको जो 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है वो ये है, ये तो मिटा देना, ठीक है? फॉर अ रिएक्शन ए गिव्स पी, यही रिएक्शन है, रेट के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ये भी दिया हुआ है। इफ रिएक्शन वाज स्टार्टेड विथ 1 मोलर ए and after 10 seconds only 0.5 molar of A was present. क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, वैल्यू नहीं बता रहे, आंसर नहीं बता रहे, ठीक है ना? कैलकुलेट रेट कांस्टेंट एंड दूसरा पार्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर 20 सेकंड। ये 2 चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, ये तुमको सॉल्व करना है, और ये क्वेश्चन जब तुम सॉल्व कर लोगे तो आंसर बस हम बता दे रहे तुम्हें, मैच करवा लेना। आंसर है 0.0693 सेकेंड इनवर्स। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर, और सेकेंड पार्ट का आंसर है 0.25 मोलर। कोई दिक्कत? ये 2 पार्ट तुम्हें सॉल्व करना है। अब एक एक्स्ट्रा काम दे दे रहे हैं, जो तुम सॉल्व नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हें एक्स्ट्रा ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, तुम्हारा दिमाग को कुछ चलता रहे उसके लिए एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं। वो एक्स्ट्रा काम ये है, इन अबव रिएक्शन कैलकुलेट हाफ लाइफ। हाफ लाइफ याद आ रहा है किससे बोलते थे? उतना टाइम जिसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा बचे या आधा खर्च हो जाए, दोनों में से कुछ भी बोल दो, उसको बोलते थे हाफ लाइफ। जिसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आधा खर्च हो जाए वो हाफ लाइफ है, जिसका हम लोग सिंबल यूज करते थे T1/2, या एक और सिंबल होता था, और T 50%। ये तुम्हें ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम करना है। अगले क्लास में हम लोग यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे या इसी टॉपिक को पढ़ेंगे, हाउ टू कैलकुलेट हाफ लाइफ। तब तक तुम लोग ट्राई करके देखो। थैंक यू वेरी मच बच्चों, हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।